हाँ बच्चों, देखिए इसमें इससे पहले जैसे प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड डिस्कशन हो चुका है। प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड डिस्कशन में देखिए कि जब माध्यम बदल जाता है, मीडियम चेंज हो जाता है, यानी कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उस समय उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है, परंतु फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती। उस कंडीशन में जो लाइट है ये अपने पाथ से टर्न हो जाती है, अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में देखिए कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण का अपने मार्ग से विचलित होना, डाइवर्ट होना, प्रकाश का रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन में देखिए कि माध्यम के बदलने का मतलब है कि डेंसिटी वगैरह चेंज हो जाए मीडियम। जैसे प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो वायु विरल माध्यम हो जाएगी और कांच सघन माध्यम। जैसे वायु से पानी में जाता है तब भी विरल से सघन में जाएगा, और अगर पानी से वायु में आ रहा है तो सघन से विरल में आ रहा है। तो इस कंडीशन में उसमें कई चेंजेस आ जाते हैं। इसी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सिस्टमैटिक ढंग से याद करने के लिए आप क्या करेंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश किरण का अपने मार्ग से विचलित होना अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश की चाल घट जाती है और अपवर्तित प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसी का अपोजिट, जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो प्रकाश की चाल बढ़ जाती है और प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इस तरीके से अपवर्तन की डेफिनेशन इजीली आपको याद हो जाएगी। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश किरण का अपने मार्ग से विचलित होना, डाइवर्ट होना, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश रेयर से डेंसर से यानी विरल से सघन में जाता है तो उसकी चाल घट जाती है और अपवर्तित यानी रिफ्रैक्टिव रेस ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगर प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो उसकी चाल बढ़ जाती है और प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। इसमें देख लीजिए, जैसे मान लीजिए सपोज कोई इंसिडेंट रेस है इस तरीके से और ये रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में चली गई। ये सपोज कोई सरफेस एक्स वाई है, इस पर ये अभिलंब है, 90 डिग्री पे खींचा गया अभिलंब है, नॉर्मल है। इस पर ये आपतित किरण ए बी है जो रिफ्लेक्ट होकर के बीसी डायरेक्शन में चली जाए। यहाँ पर नॉर्मल के साथ आपतन कोण आई है और यहाँ पर नॉर्मल के साथ अपवर्तन कोण आप है। तो अपवर्तन की डेफिनेशन के बाद देखिए कि इसके जो अपवर्तन के नियम है, दो नियम है उसी तरीके से जैसे परावर्तन के थे। इंसिडेंट रेस, रिफ्लेक्टेड रेस और इंसिडेंट पॉइंट तीनों एक ही सरफेस पर होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है कि आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात नियत होता है, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं कि आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन का रेशियो कांस्टेंट होता है, नियत होता है। अगर पहला माध्यम 1 है, दूसरा माध्यम 2 है
तो उस कंडीशन में हम साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू 1n2 लिखते हैं। 1n2 का मतलब y पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का पूर्णांक। अगर पहला माध्यम एयर है और दूसरा माध्यम ग्लास है तो उस कंडीशन में साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू ANG लिखा जाता है, यानी वायु के सापेक्ष कांच का पूर्णांक। जब प्रकाश वायु से कांच में जाएगा तो वायु के सापेक्ष कांच का पूर्णांक लेंगे, और अगर प्रकाश किरण कांच से वायु में जा रही है यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, इसी केस में देखिए तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा साइन आर अपान साइन आई इज इक्वल टू GNA, ये हो जाएगा। तब आपतन कोण R हो जाएगा, प्रकाश कांच से वायु में जा रहा है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ANG इंटू GNA इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तब ANG कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपान GNA। तो इसी का उल्टा हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि अगर वस्तु या लेंस लिक्विड में डूबा हुआ है तब 3 मीडियम हो जाएंगे। 3 मीडियम कैसे हो जाएंगे, देखिए जैसे मान लीजिए इस तरीके से कोई बर्तन है, इसमें इस तरीके से कोई लेंस डूबा हुआ है, इसमें हम पानी के बाहर से इसको देख रहे हैं। तो प्रकाश चला तो एयर से, तो पहला माध्यम तो एयर हो गया। उसके बाद प्रकाश आया वाटर में तो दूसरा माध्यम वाटर हो गया, और उसके बाद प्रकाश कांच पे गिरा तो तीसरा माध्यम कांच हो गया। अगर कोई चीज हमें किसी जैसे द्रव के अंदर पड़ा, पानी के अंदर कोई सिक्का या लेंस पड़ा हुआ है और हमको दिखाई पड़ रहा है, तो दिखाई किसी प्रकाश से कोई वस्तु क्यों दिखाई पड़ती है, उस वस्तु पर गिरने वाला प्रकाश जब परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है तभी वो वस्तु हमको दिखाई पड़ती है। अंधेरे में प्रकाश का परावर्तन नहीं होता, इसलिए अंधेरे में वस्तु हमको नहीं दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर लॉजिक तो ये है कि इस सिक्के पर या लेंस पर पड़ने वाला प्रकाश परावर्तित होकर जब हमारी आंख पे पड़ेगा तभी हमको दिखाई पड़ेगा। तो प्रकाश कितने मीडियम, ग्लास, वाटर और एयर, 3 मीडियम में चल रहा है, और ये सिक्का किसके कांटेक्ट पे है, वाटर के कांटेक्ट पे है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। पहला माध्यम क्या है, एयर है, दूसरा माध्यम क्या, वाटर है। तो इसमें देखिए कि इस तरीके से इसको हम लिख लेंगे। तो इसमें देखिए कि ये आ जाएगा WNG बराबर क्या आ जाएगा, देखिए WNG इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान ANW इंटू GNA, ये आ जाएगा। अब इसमें 1 अपान GNA किसके बराबर है, ANG के बराबर है। तो WNG देखिए कितना आ जाएगा, WNG आपका आ जाएगा ANG अपान ANW, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो WNG को निकाल लेंगे। जब लेंस या सिक्का जो है जिसके कांटेक्ट में होता है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया जाता है। तो इस तरीके से ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात क्लियर हो गई। प्रकाश का अपवर्तन की इतनी ही डिटेल की, बाकी अगले चैप्टर में इसका डिटेल आएगा। उसके बाद देखिए कि इसमें अगर प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अपवर्तित प्रकाश किरण अविलंब से दूर है। इसी घटना पर बेस्ड है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए इस तरीके से कोई सरफेस है
ये मान लीजिए विरल माध्यम है, रेयर है, और ये सघन माध्यम है, डेंसर है। इसमें ये सघन माध्यम से प्रकाश किरण चली तो अपवर्तित प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटेगी। इसमें अगर हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जा रहे हैं तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब अपवर्तित प्रकाश किरण 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, इसी एंगल को जो ये 90 डिग्री का अपवर्तन कोण बनने लगता है, इसी को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। यानी जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाएगा, अब कंडीशन ये है कि प्रकाश किरण सघन से विरल में जाए, डेंसर से रेयर में जाए, तो उस कंडीशन में जो रिफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री होता है, तो उस समय जो इंसिडेंट एंगल होता है उसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। पूरी लैंग्वेज सेट कर लीजिए। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। आपतन कोण का मान बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है। एक निश्चित आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। इस डेफिनिट एंगल को, इस निश्चित आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। और आसान कर लीजिए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह निश्चित आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है उसको हम क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण कहते हैं। अगर दूसरा पहला माध्यम, मान लीजिए ये दूसरा माध्यम है, ये पहला माध्यम, तो इसमें इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। तो इसमें 2n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपतन कोण कितना हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल साइन सी हो जाएगा, और अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा। तो इसमें 2n1 इक्वल टू साइन सी आ जाएगा। लेकिन 1n2 इक्वल टू होता है 1/2n1, तो इसमें 1n2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/sin सी आ जाएगा। तो ये इससे पहले भी चीज बता चुके हैं कि आपतन कोण, परावर्तन कोण, इस तरह के सारे डिटेल ये आ चुके हैं। अब इसमें देखिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात क्लियर हो गई। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की पहली कंडीशन क्या है कि प्रकाश जो है ये जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर बेस्ड कई एग्जाम्पल हैं। उन एग्जाम्पल में देखिए कि जैसे कांच की परखनली का चमकना, ऐसा नहीं कि कांच की परखनली परमानेंट चमक रही है। जब कांच की परखनली को जल से भरे बर्तन में डुबाते हैं, इस तरीके से डुबा दिया, ये जल भरा हुआ है, इसमें जब कांच की परखनली को तिरछा करते हैं, इस तरीके से तिरछा करते जाते हैं, तो तिरछा करते जाने पर एक कंडीशन ऐसी आती है कि कांच की परखनली का निचला हिस्सा बहुत तेजी से चमकने होता क्या है कि जब कांच की परखनली को जल से भरे बर्तन में डुबा करके तिरछा करते हैं तो कांच की परखनली के निचले सिरे से निकलने वाले प्रकाश के लिए आपतन कोण का मान बढ़ता जाता है, और तिरछा करते जाने पर आपतन कोण का मान बढ़ता जाता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है जब आपतन कोण का मान क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है, क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाता है। जैसे वायु कांच के लिए क्रिटिकल एंगल 41 डिग्री होता है। तो जब नली को तिरछा करते जाते हैं और इस नली को इतना तिरछा कर देते हैं कि इससे कांच से निकलने वाले प्रकाश का आपतन कोण 41 डिग्री से ज़्यादा होने लगता है, तो उस कंडीशन में कांच से प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है और जिसके कारण कांच की परखनली तेजी से उस जगह पर चमकने लगती है। ये बात क्लियर हो गई। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, हीरे का चमकना। हीरे के चमकने में क्या है, हीरे के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है, 24 डिग्री होता है। तो जब कटा हुआ तराशा हुआ हीरा होता है
जब उसके ऊपर प्रकाश गिरता है तो कांच के अंदर, हीरे के अंदर प्रकाश निरंतर परावर्तित होता रहता है और कांच के यानी हीरे के पूरे सरफेस पर प्रकाश पड़ता है। लेकिन जिस जगह पर क्रिटिकल एंगल यानी जो हीरे से निकलने वाले प्रकाश की बात हम करें, तो जहां पर क्रिटिकल एंगल से उसकी वैल्यू अधिक हो जाती है, वहां से प्रकाश बाहर आ जाता है, जिसके कारण हमें प्रकाश वो हिस्सा चमकता हुआ दिखाई पड़ने लगता है। तो इसमें भी है कि हीरे का लिए जो है हीरा, अब ऐसा भी नहीं कि हीरा एक ही जगह से चमकेगा, जहां पर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा वैल्यू होगी हीरा वहां से चमकने लगेगा। तो इस तरीके से ये दो एग्जाम्पल हो गए। तीसरे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे रेगिस्तान में मरीचिका की बात करें, तो रेगिस्तान में मरीचिका का मतलब ये है कि अगर रेगिस्तान में इस तरीके से कोई पेड़ है तो रेगिस्तान काफ़ी बड़े होते हैं। उसमें क्या होता है कि दूर जो है, जैसे कोई आदमी रास्ता भटक गया तो उसको दूर पेड़ की उल्टी छाया दिखने लगती है, जिसके कारण उसको भ्रम हो जाता है कि जहाँ पर ये पेड़ लगा है वहाँ पर कोई तालाब है। तो व्यक्ति वहाँ तक पहुँचता है लेकिन तालाब उसको नहीं मिलता है। तो रेगिस्तान में मरीचिका से सेंस ये समझ लीजिए कि रेगिस्तान में बालू होती है, रेत होती है, जो ऊष्मा की बहुत अच्छी चालक होती है। तो इसमें जो रेत के संपर्क में जो वायु होती है वो गर्म हो जाती है। गर्म होने के कारण ये विरल माध्यम का काम करती है। इसमें जैसे रेत में ये इस तरीके से अगर हम लेयर बना लें, इस तरीके से, तो इसमें ये लेयर गर्म होगी, विरल माध्यम का काम करेगी। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे लेयर जो है ये सघन होती जाएगी। तो पेड़ की चोटी से चलने वाला प्रकाश, जैसे इस तरीके से ये प्रकाश चला, तो लाइट देखिए किस मीडियम से जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है। तो हमने शर्त क्या बताई आपको कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। तो इसमें पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। तो इसमें सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। इस तरीके से देखिए, यहाँ के लिए दूसरी लेयर के लिए आपतन कोण का मान बढ़ जाएगा। इस तरीके से धीरे धीरे जैसे पेड़ की चोटी से चलने वाला प्रकाश नीचे बढ़ेगा, आपतन कोण का मान बढ़ता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आपतन कोण का मान क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा। जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा तो प्रकाश जो है ये सघन माध्यम में ही मुड़ जाएगा, और सघन माध्यम में मुड़ने पर फिर ये प्रकाश कैसे चलेगा, विरल से सघन में चलेगा। तो विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा, और जब ये प्रकाश यात्री की आंख पर पड़ेगा तो यात्री को ये प्रकाश पृथ्वी के नीचे से आता हुआ दिखाई पड़ेगा, जिसके कारण उसे पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। उसी तरीके से ठंडे प्रदेशों में भी समुद्री जहाज वगैरह का उल्टा चित्र दिखाई पड़ता है। तो समुद्री जहाज में, समुद्री इलाके में या ठंडे इलाकों में क्या होता है कि ठंडे इलाकों में जो पानी होता है बहुत ठंडा हो जाता है, जिसके कारण उसके संपर्क में आने वाली वायु जो है ये सघन होती है, और उस कंडीशन में जहाज से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब चलेंगी तो सघन से विरल में जाएंगी। सघन से विरल में जाने का मतलब क्या है कि ये अभिलंब से दूर हटेंगी, और इस तरीके से सघन से विरल में जाती जाएंगी, अभिलंब से दूर हटती जाएंगी, और एक कंडीशन के बाद इनका भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ऐसा इंसिडेंट एंगल मिलेगा जिस पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। उसके बाद जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो ये प्रकाश किरणें सघन माध्यम में ही वापस लौटेंगी, और उस कंडीशन में जहाज का उल्टा प्रतिबिंब व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा।
तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से रिलेटेड जैसे एग्जाम्पल है या पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन है वो एकदम क्लियर हो गई। सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जाने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अब इस चैप्टर के केवल न्यूमेरिकल बचे हैं, वो अगले लेक्चर पे न्यूमेरिकल हो जाएंगे।